आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर होंगे। तो मैं पूजा कुमारी और ये मेरी चैनल दीप अकेडमी है। इसमें देखेंगे समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या है कि समान अवसर, सम्मान, सहभागिता, समावेशन, तो ये सारी चीज़ समावेशी शिक्षा में आ जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, जो हमारे जेटेड सीटेड के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। क्वेश्चन नंबर का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वे सामान्य हो या फिर विशेष आवश्यकता वाले, बिना किसी भेदभाव के एक ही सामान्य कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। इसमें विद्यालय बच्चों के अनुकूल होता है, न कि बच्चों को विद्यालय के अनुकूल होना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो स्कूल होता है ना, ये बच्चों के अनुसार होता है, ना कि स्कूल बच्चों के लिए होता है। तो कैसा होना चाहिए, स्कूल बच्चों के लिए होना चाहिए, ना कि स्कूल बच्चों के लिए। तो विद्यालय क्या होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होता है, ना कि बच्चों को विद्यालय के अनुकूल होना पड़ता है। ठीक है, ये वाली बात है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN किन्हें कहा जाता है। तो जो वे बच्चे जिन्हें सामान्य शिक्षा प्रणाली में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सामान्य शिक्षा के बदले सामान्य शिक्षा की प्रणाली में के बाद भी उन्हें अतिरिक्त और अलग से सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, भारत में शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट कब लागू हुआ। तो इसका जवाब हो जाएगा 2010 में। 2009 में पारित हुआ था, 2010 में पूरे भारत में लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का, समतामूलक शिक्षा का क्या अर्थ है। समतामूलक शिक्षा का क्या अर्थ है, तो सभी को एक समान संसाधन देना या फिर आवश्यकता के अनुसार सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना। ये वाली बात सही होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 का, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं, तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और विभिन्न योग्यता वाले बच्चे सभी शामिल होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 का, दिव्यांगजनों के अधिकार RPWD एक्ट भारत में कब पारित किया गया। RPWD एक्ट भारत में कब पारित किया गया, तो इसे 2016 को, ठीक है, 2016 को RPWD एक्ट भारत में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का, समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। तो समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या होना चाहिए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर उन्हें निर्देश देना चाहिए। तो किस प्रकार की जो बच्चों की भिन्नताएं हैं उनको समझकर उन्हें पढ़ाना चाहिए, उनको इसी प्रकार से निर्देश भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सी लिपि सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कैसी लिपि होना चाहिए, तो ब्रेल लिपि, जो उभरा हुआ होता है ना, इस प्रकार से उभरा हुआ होता है, इसे तो क्या होता है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि के आविष्कार कौन है, तो लुई ब्रेल। ठीक है, बचपन में लुई ब्रेल का आँख क्या हो गया था, आँख में प्रॉब्लम हो गया था, यानी दृष्टिहीन हो गया था, जिसके चलते उन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई थी और बाद में उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 10, श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो जिनको सुनने की प्रॉब्लम है, तो उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि उन्हें आसानी हो सके। तो ब्रेल लिपि तो नहीं होगा, ब्रेल लिपि होगी, हाँ, ब्रेल लिपि भी हो सकती है, सांकेतिक भाषा भी हो सकती है। क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, जो श्रवण बाधित है तो उन्हें क्या किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, तो उनको किस प्रकार की। तो देखिए, ब्रेल लिपि तो जो दृष्टिबाधित है, ऑडियो बुक्स तो जिसको सुनने में ही प्रॉब्लम है, तो उनको ऑडियो बुक्स देख के क्या हो, अधिक सुन थोड़ा ना पाएगा, उन्हें दिक्कत होगी। तो उनको किस प्रकार के होना चाहिए, तो साइन लैंग्वेज, यानी सांकेतिक भाषा। ठीक है, डिस्कलेसिया डिस्कलेसिया किससे संबंधित है, तो डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया है
डिस तो देखिए, जो डिसलेक्सिया मतलब जो डिस है तो वो तो समझ में आ रहा है कि ये अक्षमता है, एक प्रॉब्लम है। लेक्सिया, तो लेक्सिया से देखिए, लेक्सिया से इसमें लिखना आ गया, लेख से लिखना आ जाता है, तो यानी जो पढ़ने और समझने की क्षमता होती है, लेक्सिया। तो जो डिसलेक्सिया है उसमें पढ़ने और जो समझने की अक्षमता होती है, यानी लेक्सिया लिखने पढ़ने में जो अक्षमता होती है, जो पढ़ने समझने की अक्षमता होती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है। लिखने के लिए होगा डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया हो गया आपको पढ़ने समझने की अक्षमता। डिस्ग्राफिया किस प्रकार का पठन विकार है, तो ये लेखन विकार। डिस्ग्राफिया में लेखन विकार होगा और डिसलेक्सिया में क्या हो जाएगा, पढ़ने और समझने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 13 का देखेंगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, तो कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, कैसे विधि, विभेदीकृत अनुदिशन, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंशिएटेड क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हाँ, ये वाली विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका इसमें जो है 2026 में समावेशी बच्चों की विशेष शिक्षण विधियां इसमें भी है, और ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और इसी सोर्स से मैंने ये वाले क्वेश्चन को ली हूँ। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, सर्व शिक्षा अभियान SSA का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान SSA का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 का, समेकित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन और समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में मुख्य अंतर क्या है, तो देखिए जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है और जो समावेशी शिक्षा है, इन दोनों में क्या मुख्य अंतर है, तो समेकित शिक्षा में बच्चा स्कूल के अनुसार ढलता है, जबकि समावेशी शिक्षा स्कूल बच्चे के अनुसार ढलता है। तो देखिए जो समेकित शिक्षा है इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल के अनुसार होगा, और जो समावेशी शिक्षा है वो स्कूल बच्चे के अनुसार ढलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है, तो समावेशी और समतामूलक शिक्षा। ये है, इस विषय पर अधिक स्पष्टता के लिए रीट 2025 NEP 2020 समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ आमतौर पर कितने होती है, तो 120 या उससे अधिक। सृजनात्मक क्रिएटिविटी की पहचान मुख्य रूप से किन बच्चों में होती है, तो जो मौलिक और नए विचार प्रस्तुत करने वाले बच्चों में होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑटिज्म में क्या है, तो ऑटिज्म में होता है एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार जिसमें सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो लचीला और विविध आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन, भारत में निःशक्त जन अधिनियम पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, 1995 को। समावेशी शिक्षा का आधार क्या है, तो समावेशी शिक्षा का आधार क्या है, सामाजिक न्याय और समता। क्वेश्चन नंबर 25 का देखेंगे, बहुभाषाई कक्षा मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो मातृभाषा को हतोत्साहित करना चाहिए, ये वाली बात नहीं होगी। विभिन्न भाषाओं को क्या करेंगे, संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, एज ए सोर्स के अनुसार उनको एक स्रोत के भांति उसका उपयोग करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे सीख पाए, अलग अलग भाषा को समझ सके और एक दूसरे की भाषा को सीख पाए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे क्या होते हैं, तो कैसे होते हैं,
सामान्य या उससे अधिक बुद्धि वाले हो सकते हैं, लेकिन सीखने में विशिष्ट कठिनाई होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती है? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पृथक शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए, होती है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 28 का, समानता और समता में क्या अंतर है? समानता करते हैं कि सभी के साथ एक सा व्यवहार, जबकि समता करते हैं आवश्यकता अनुसार संसाधन देना। क्वेश्चन नंबर 29 का, समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या है? तो जो समावेशी शिक्षा है तो इसमें क्या विशेषता होना चाहिए? तो सभी छात्रों की भागीदारी और स्वागत होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विद्यालय में क्या सुविधा होनी चाहिए? तो देखिए, जो जिनका पैर में प्रॉब्लम है, उन्हें दिक्कतें हैं चलने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? तो रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे लिफ्ट की सुविधा होनी चाहिए कि उनको सीढ़ियाँ चढ़ना ना पड़े, इससे आसानी से चढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 31 का, मानसिक मंदता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से तात्पर्य क्या है? तो इंटेलेक्चुअल मानसिक मंदता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी सीखने की गति का सामान्य से बहुत कम होना। ठीक है, ये वाली ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ADHD अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए फ्रेंड, कभी कभार ना इन सारे चीज़ों से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इस सब का फुल फॉर्म भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ए से क्या होता है? अटेंशन, डी से डिफिसिट, और एच से होता है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का लक्षण यानी अत्यधिक चंचलता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और आवेगशीलता होता है। ये वाले प्रॉब्लम का लक्षण है इसका। क्वेश्चन नंबर 33, समावेशी विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो समावेशी विद्यालय का वातावरण भय मुक्त और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भय मुक्त और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का, विश्व विकलांग दिवस, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 36, समावेशी कक्षा में मूल्यांकन असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? तो असेसमेंट का उद्देश्य होता है बच्चों की सीखने की प्रगति को समझना और सुधार करना होता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 37 का, पीयर ट्यूटरिंग का क्या अर्थ होता है? तो पीयर ट्यूटरिंग का अर्थ होता है सहपाठियों यानी दोस्तों द्वारा एक दूसरे को सिखाना। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? समावेशी शिक्षा को ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा कदम आवश्यक है? तो देखिए कब इसका जो बढ़ावा है देने के लिए कौन सा कदम आवश्यक है? तो स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी स्कूल के जो बुनियादी ढांचे है उसमें सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 40, डिप्रोवाइज्ड यानी वंचित बच्चों से कैसा क्या आशय है? जो बच्चे छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तो वे ऐसे बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? तो वे बच्चे जिन्हें बुनियादी सुविधाएं और शिक्षा का अवसर नहीं मिला है। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ किसे मिलता है? जो समावेशी शिक्षा है तो इसका मुख्य लाभ किसे मिलता है? तो सामान्य और विशेष दोनों बच्चों को मिलता है। एजुकेशन फॉर ऑल इफ्फा का वैश्विक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? इफ्फा का वैश्विक सम्मेलन कब हुआ था? तो जॉन्टियन में हुआ था, 1990 को हुआ था। जॉन्टियन में हुआ था, 1990 को हुआ था। ठीक है, जॉन्टियन 1990। क्वेश्चन नंबर 43, विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चाइल्ड किन्हें माना जाता है? तो विशिष्ट बालक एक्सेप्शनल चाइल्ड किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब होगा आपका जो औसत या सामान्य बालक से काफी अलग होते हैं, चाहे वे प्रतिभाशाली हो या मंदबुद्धि, ये दोनों में ही आ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि या घोषणा कौन सी है? तो देखिए समावेशी शिक्षा के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि या घोषणा क्या होना चाहिए? सलामांका घोषणा यानी सलामांका स्टेटमेंट 1994 को दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है तो बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना, सहयोगी अधिगम या फिर
अलग अलग सीखने की शैलियों को अपनाना। तो क्या वाला जवाब हो जाएगा? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चा है तो उसको अलग बैठाना। तो ये तो इंटीग्रेटेड में आ जाएगा ना, एकीकृत शिक्षा में आ जाएगा ये वाला जवाब होगा बी वाला ऑप्शन। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 47 का मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, समावेशी कक्षा में भाषा की विविधता क्या होती है? तो ये एक संसाधन है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता की क्या भूमिका है? तो उन्हें क्या होना चाहिए? बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी बनना है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे कि शिक्षा को समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया? तो देखिए कब शामिल किया गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा के आधार है फाउंडेशन ऑफ CWSN की परिभाषा देखेंगे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है कि शिक्षा का आधार मानवीय अधिकार, सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधान है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और क्षमता भिन्न होती है, इसलिए शिक्षा प्रणाली को लचीला और बिना किसी भेदभाव के सभी के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEF इन? IEF ठीक है। तो IEP इन स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा में IEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का देखेंगे कि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू। डिसकैल्कुलिया किस प्रॉब्लम है? कैलकुलिया से आप लोग को समझाए थे कि कैलकुलिया से मतलब ये होता है मैथ से संबंधित। ठीक है, इन गणितीय गणनाओं से। क्वेश्चन नंबर 53 का देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक सहायक तकनीक का उदाहरण है? तो बड़ों अक्षरों वाली पुस्तकें या फिर ऑडियो बुक्स या फिर उपरोक्त सभी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी सभी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 54 का द टर्म इंक्लूजन मीन्स एजुकेशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स इन। समावेश का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना है। तो क्या होना चाहिए? इसमें जवाब हो जाएगा आपका पूरे समय नियमित कक्षाओं में, यानी रेगुलर क्लासरूम्स फॉर द फुल टाइम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इज रिलेटेड हो जाएगा। तो लोकोमोटिव दिव्यांगता यानी चलन अक्षमता किससे संबंधित है? तो ये देखिए जो चलन अक्षमता तो जो है, तो इससे तो आपको यहाँ पे एलिमिनेट भी करने से आपको पता चल जाता है कि जो प्रॉब्लम्स इन हियरिंग है तो सुनने की समस्या तो नहीं होगा, चलने की दिक्कत है तो सुनने की समस्या कैसे जोड़ा जाएगा? प्रॉब्लम्स इन बोन्स जॉइंट्स और मसल्स, तो ये वाली बात हो जाएगा। हड्डियों जोड़ों या मांसपेशियों का जो समस्या होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का अंडर द RPWD एक्ट 2016 हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड। RPWD अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता की कितनी श्रेणियों को मान्यता दी गई? तो कितने प्रकार के? तो 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 का देखेंगे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL फोकस ऑन। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है? यानी जो है सभी का जो सीखने और मूल्यांकन के विविध तरीकों पर, मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का देखेंगे ए चाइल्ड हु शोस हाई पोटेंशियल इन आर्ट म्यूजिक और लीडरशिप इज कॉल्ड। तो एक बच्चा जो कला संगीत या नेतृत्व में उच्च क्षमता दिखाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? गिफ्टेड है ना, गिफ्टेड और टैलेंटेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली या मेधावी बालक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का देखेंगे टू सपोर्ट ए स्टूडेंट विथ ADHD ए टीचर शुड। तो ADHD वाले छात्र की सहायता के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ADHD के लिए एक छात्र के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लंबे और जटिल कार्य देना चाहिए, गिव लॉन्ग कॉम्प्लेक्स टास्क, प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर रूटीन विथ शॉर्ट ब्रेक्स, यानी छोटे ब्रेक के साथ एक संरक्षित दिनचर्या प्रदान करनी चाहिए। तो ये वाले जवाब सही हो जाएगा। ठीक है। इधर देखिए स्कोल्ड देम फॉर मूविंग अराउंड, उन्हें इधर उधर घूमने के लिए डांटना चाहिए, डांटना तो नहीं है चाहिए। इग्नोर देम कम्प्लीटली, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज। तो ये तीनों बात गलत है, लेकिन बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 60 का देखेंगे विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन।
तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो देखिए कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21A में। हाँ, अब देखें क्वेश्चन नंबर 61 का बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड्स, यानी समावेशी शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो देखिए जो नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ सोसाइटी होता है, समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण, इनएक्सेसिबल स्कूल बिल्डिंग्स, यानी पहुंच से दूर स्कूल की इमारतें, भौतिक बाधाएं, लैक ऑफ ट्रेन टीचर, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। कौन सा वाला जवाब हो जाएगा? तो ये इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इक्वलिटी इन एजुकेशन मीन्स इक्विटी इन एजुकेशन मीन्स, शिक्षा में समता, इक्विटी का अर्थ है गिविंग एवरी स्टूडेंट्स द एक्सेप्ट सेम रिसोर्सेस, हर छात्र को बिल्कुल अलग एक जैसे समान संसाधन देना, या फिर गिविंग स्टूडेंट्स रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स, तो छात्रों को उनकी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर संसाधन देना, या फिर प्रोमोटिंग ओनली हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स, केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बढ़ावा देना, या फिर सेपरेट क्लासरूम्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स, यानी गरीब छात्रों के लिए अलग कक्षाएं बनाना। तो कौन सा वाला जवाब हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स इन CWSN, CWSN में सीखने के अंतराल की पहचान करने की है, किस प्रकार का मूल्यांकन मदद करता है? तो देखिए ये किस प्रकार का मूल्यांकन क्या करता है? मदद करता है। तो देख लीजिए इसमें जवाब हो जाएगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 का सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी इज ऑप्शन यूजफुल फॉर चिल्ड्रन विद, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी अक्सर किन बच्चों के लिए उपयोगी होती है? तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और इसका बी का हो जाएगा पोली फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी विशुद्ध रूप से शारीरिक दिव्यांगता। सी का हो जाएगा विजन लॉस, दृष्टि हानि। डी का हो जाएगा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, यानी अस्थि विकलांगता। क्वेश्चन नंबर 65 में इन अन इंक्लूसिव क्लासरूम द सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी, एक समावेशी कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए? तो फिक्स्ड एंड रिजिड होना चाहिए, या फिर निश्चित और कठोर, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स, यानी छात्रों की आवश्यकता के अनुसार लचीली होना चाहिए, या बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स, यानी नामों के वर्णाक्रम के आधार पर, या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑलवेज एट द बैक, दिव्यांग बच्चे हमेशा सबसे पीछे बैठे। तो ये वाली बात गलत है, जो उसको दिक्कत है बैठने में तो वो पीछे बैठने से क्या उससे अच्छा होगा? नहीं होगा ना, उनको आगे बैठाना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? निश्चित, बल्कि क्या होना चाहिए? छात्रों की आवश्यकता के अनुसार लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का देखेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये ऑप्शन ए का हो जाएगा सैमुअल किर्क। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 का देखेंगे डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया इज ए डिसऑर्डर रिलेटेड, डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित एक विकार है? तो ये पठन क्षमता से, या गामा कौशल और शारीरिक समन्वय से, या मैथिकल, या फिर लिसनिंग एबिलिटी। तो देखिए मोटर स्किल यानी डिस्प्रैक्सिया किससे है? तो मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन, गामा कौशल और शारीरिक समन्वय से। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया यानी जो उसका मोटर स्किल है और उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, शारीरिक समन्वय है, उसमें दिक्कतें होती है। 68 नंबर का क्वेश्चन कोऑपरेटिव लर्निंग इन अनइंक्लूसिव स्टार्टअप इनकरेज, समावेशी व्यवस्था में सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग बढ़ावा देता है। तो क्या बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए में होगा अनहेल्दी कंपटीशन, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को, या फिर पियर एक्सेप्टेंस एंड टीम वर्क, सहपाठी स्वीकृति और टीम वर्क को, या फिर रोट मेमोराइजेशन, रटने की प्रवृत्ति को, आइसोलेशन ऑफ सोलो लर्नर्स यानी मंद गति से सीखने वालों के अलगाव को। तो कौन सा ऑप्शन जवाब हो जाएगा सही? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का द मेन फोकस ऑफ निपुण भारत मिशन इज, निपुण भारत मिशन का मुख्य फोकस किस पर है? तो देखिए हाई स्कूल एग्जाम्स, हाई स्कूल परीक्षाओं पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एपलन बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर, या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स पर यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कौशल पर, या हायर एजुकेशन रिसर्च यानी उच्च शिक्षा अनुसंधान पर।
तो इसका जवाब हो जाएगा एफएलएन पर, बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मकता पर। हाँ, निपुण। तो आप लोग को निपुण का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये मेरी वीडियो में समाप्त हुई। 69 क्वेश्चन हम लोग किए, एक क्वेश्चन कम होगा, शायद 68 ही होगा, ठीक है। तो 68 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किया और आप लोग को शायद पसंद आया होगा। अगर ना पसंद आया है तो आप 3-4 बार वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये सारी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। जब कोई बंदा आपके सामने मेहनत करता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि कुछ आपको उसको अदा करें, ठीक है। तो आपके लिए एक लाइक बनता है, यानी आपको एक लाइक करना ज़रूर बनता है। साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। काफ़ी कम टाइम में और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन का जो मैं ये सिलसिला लाई हूँ, आप लोग को बहुत ही यूज़फुल होगी आप लोग के लिए और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। हाँ, एक चीज़, आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 9031233399 व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर मैसेज कर लीजिए और काफ़ी कम प्राइस पर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।